Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture, I would like to discuss about the introduction to nucleic acid along with the chemical composition of the nucleic acid. So the first of all, I would like to discuss about the introduction to nucleic acid. First and most important things regarding the nucleic acid about their introduction. First point, a Swiss biologist Friedrich Mescher isolated a phosphorus containing substance from the nuclei of pus cells, that is the WBC. सबसे पहले स्विस बायोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्विट्जरलैंड के बायोलॉजिस्ट थे। एक स्विट्जरलैंड के बायोलॉजिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिच माइस्चर। उन्होंने क्या किया, फास्फोरस कंटेनिंग सब्सटेंस को आइसोलेट किया, अलग किया, किससे? न्यूक्लियाई या पस सेल के न्यूक्लियस से अलग किया, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा है WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पसेल से। व्हाइट ब्लड सेल कार्पसेल्स का की जो न्यूक्लियस होते हैं, पस सेल के अंदर जो WBC होते हैं, उनके न्यूक्लियस के अंदर से उन्होंने फास्फोरस कंटेनिंग सब्सटेंस को आइसोलेट किया, ऑब्टेनिंग फ्रॉम डिस्कार्डेड बैंडेज इन 1869। उन्होंने पस सेल के न्यूक्लियाई से जो फास्फोरस कंटेनिंग सब्सटेंस को आइसोलेट किया, उसको एक डिस्कार्ड किए गए, एक डिस्कार्डेड का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग कर देना, या दूसरे शब्दों में कहेंगे डिस्कार्डेड का मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे कोई बैंडेज या पट्टी बांधी जाती है, जब उसको निकाल देते हैं तो उसको कहा जाता है डिस्कार्डेड बैंडेज इन 1869। जैसे मान लीजिए किसी को कहीं चोट लगी है, कहीं पस निकल रहा है, उसके ऊपर जो बैंडेज किया जाता है, जब उस बैंडेज को निकाला जाता है, उसको वहाँ से अलग किया जाता है, तो उसको डिस्कार्डेड बैंडेज कहते हैं। तो 1869 में डिस्कार्डेड बैंडेज से को जब बाहर किया गया, तो उस पस सेल के अंदर जो WBC थी, उसके न्यूक्लियाई से फास्फोरस कंटेनिंग सब्सटेंस को आइसोलेट किया गया, एंड ही नेम्ड द सब्सटेंस एज न्यूक्लिन। और स्विस बायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक माइस्चर ने उसका नाम न्यूक्लिन रखा। क्यों रखा? क्योंकि वो क्यों रखा? क्योंकि वह कहाँ से निकाला गया था? न्यूक्लियस से निकाला गया था। किस न्यूक्लियस से निकाला गया था? WBC के, ठीक है। ये जर्मन पैथोलॉजिस्ट रिचर्ड अल्टमैन इंट्रोड्यूस्ड द टर्म न्यूक्लिक एसिड। एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थी, एक जर्मनी की पैथोलॉजिस्ट का मतलब होता है, पैथोलॉजी का मतलब होता है जो चिकित्सक, एक जर्मनी के चिकित्सक थे। पैथोलॉजी माने होता है, पैथोलॉजी का मतलब आप जान ही रहे हैं, चिकित्सा संबंधी, जहाँ पर डिजीज के बारे में स्टडी की जाती है, डिजीज कंट्रोल के बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड अल्टमैन। उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था टर्म न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, ए जर्मन पैथोलॉजिस्ट रिचर्ड अल्टमैन इंट्रोड्यूस्ड द टर्म न्यूक्लिक एसिड इन 1889। तो सबसे पहले जर्मनी की एक पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड अल्टमैन। उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड शब्द का यूज किया था 1889 ईस्वी में। टू न्यूक्लिन किसके संदर्भ में किया था? न्यूक्लिन के संदर्भ में किया था। बिकॉज इट इज एसिडिक नेचर, क्योंकि जो न्यूक्लिन था, जिस सब्सटेंस को स्विस बायोलॉजिस्ट ने अलग किया था, उसका नेचर जो है एसिडिक था, अम्लीय था। थर्ड पॉइंट, ए जर्मन केमिस्ट फिशर in 1880
जर्मन केमिस्ट फिशर ने 1880 में आइडेंटिफाइड 2 टाइप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल। जर्मन केमिस्ट फिशर ने 1880 में 2 प्रकार के हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल की पहचान किया। पहले का नाम था प्यूरीन और दूसरे का नाम था पिरिमिडीन। तो प्यूरीन और पिरिमिडीन जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाए जाते हैं। So the information regarding the purine and pyrimidine that was given by a German chemist Fischer in 1880, and German Fischer identified 2 type of heterocyclic molecule, that is the purine and pyrimidine. ये जर्मन बायोकेमिस्ट कोसल, एक और जर्मन बायोकेमिस्ट थे, इनका नाम था कोसल, इन 1894। एक और जर्मन बायोकेमिस्ट थे, इनका नाम था कोसल, 1894 ईस्वी में आइडेंटिफाइड 2 टाइप ऑफ प्यूरिन। एक जर्मन बायोकेमिस्ट थे कोसल, जिन्होंने 1894 ईस्वी में 2 तरह के प्यूरिन की पहचान की। पहले का नाम था एडेनिन, दूसरे का नाम था ग्वानिन, एंड 2 टाइप ऑफ पिरिमिडीन, और 2 तरह के पिरिमिडीन की पहचान की, जिनको CNT यानी साइटोसिन और थाइमिन के नाम से जाना जाता है। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1910। जर्मन बायोकेमिस्ट कोसल को 1910 में प्यूरिन और पिरिमिडीन की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है लेबिनी, 1910 से 1920। ये रशियन बॉर्न बायोकेमिस्ट, ये रशियन में जन्म लिए बायोकेमिस्ट थे। वर्किंग इन न्यूयॉर्क, टोल्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप ऑफ पेंटोज शुगर। लेबिनी ने 1910 में और 1929 में एक रशियन में जन्म लिए हुए बायोकेमिस्ट थे, जो इस समय न्यूयॉर्क में वर्क कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि 2 तरह की पेंटोज शुगर पाई जाती है। पहले का नाम है डीऑक्सीराइबोज और दूसरे का नाम है राइबोज। दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। Now we are talking about the chemical composition of nucleic acid. अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ पेंटोज शुगर, न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ 2 टाइप्स। पेंटोज शुगर के आधार पर न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA से कहते हैं। दूसरे का नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का जहाँ तक क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक पॉलीमर है, बहुलक है। किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं, और वह मिलकर बने होते हैं फास्फोरिक एसिड से, पेंटोज शुगर से और नाइट्रोजनस बेस से। फास्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4। फास्फोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? इट अकर्स एज ए फास्फेट ग्रुप। फास्फोरिक एसिड जो होता है फास्फेट ग्रुप के रूप में पाया जाता है इन कम्बिनेशन विथ शुगर, और यह शुगर से जुड़ा होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर। इसी फास्फेट के कारण ही, इसी फास्फेट ग्रुप के कारण ही, इसी फास्फेट ग्रुप के कारण ही जो DNA का नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है, अम्लीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, बहुत कंपटीशंस में पूछे जाते हैं कि DNA का जो केमिकल नेचर है क्या है? वो एसिडिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, H3PO4 पाया जाता है, जो शुगर से कंबाइन करता है और इसको एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर फास्फोरिक एसिड H3PO4 है, का स्ट्रक्चर बनाया गया है OH OH OH, और इधर जो है P11O। आगे है पेंटोज शुगर। तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन की, आप न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो फर्स्ट कंपाउंड आपका हो गया फास्फोरिक एसिड। दूसरा होता है शुगर।
इसको हम पेंटोस शुगर कहते हैं। दिस इज़ 5 कार्बन शुगर। पेंटोस शुगर क्या होती है? 5 कार्बन शुगर होती है, विच इज डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए एंड राइबोज इन आरएनए। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, जबकि आरएनए में जो है राइबोज शुगर पाई जाती है। तो पहला है डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए में पाई जाती है, दूसरा राइबोज शुगर है जो कि आरएनए में पाई जाती है। अगर इसका केमिकल इसका स्ट्रक्चर देखें, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 कार्बन है। OH, यहाँ OH है, ठीक है, OH होता, लेकिन यहाँ O नहीं है। अगर यहाँ पर OH होता, क्योंकि यहाँ पर केवल अकेले H है ना, इसीलिए डीऑक्सी है। डी माने होता है, डीऑक्सी का मतलब होता है जहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट हो। तो दूसरे नंबर पर यहाँ देखिए OH नहीं है, केवल हाइड्रोजन है। अगर सेकंड नंबर पर केवल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए डीऑक्सीराइबोज हो गया। फिर तीसरे नंबर पे OH है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 ये हो गया पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबोज दैट इज फाउंड इन द डीएनए। यहाँ पर देखिए, राइबोज शुगर में O पाया जाता है, इसीलिए O का मतलब क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, इसलिए इसको कहते हैं राइबोज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। OH, ठीक है ना। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 पेंटोस शुगर ये भी है, ये राइबोज है, क्योंकि सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों पाए जा रहे हैं। अगर आपसे ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो डीऑक्सीराइबोज होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो राइबोज शुगर होगी। आगे बात करते हैं। तो 2 कंपोनेंट हो गए। फर्स्ट हो गया, 2 कंपोनेंट्स आर वेरी क्लियर। फर्स्ट वन इज द फास्फोरिक एसिड, सेकंड हो गया आपका शुगर। थर्ड है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस दे कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड आर ऑफ 2 टाइप। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, दे माने हुए कैरी माने धारण करते हैं, ठीक है। तो जो भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो आनुवांशिक सूचनाओं को धारण करते हैं। और नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्यूरिन, दूसरा है पिरिमिडीन। प्यूरिन, दिस इज अ 9 मेंबर डबल रिंग एंड कंटेन ये 9 सदस्यों की दोहरी रिंग वाली संरचना होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन जो है फर्स्ट, थर्ड, 7 और 9वें पोजीशन पर पाया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन क्या है? दिस इज ए 6 मेंबर सिंगल रिंग। ये 6 मेंबर्स की अकेले रिंग की स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन जो है पहले और थर्ड पोजीशन में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, CT एंड U। 5 मेथिल यूरेसिल इज अनदर केमिकल नेम थाइमिन, क्योंकि डीएनए में जो है थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में जो है थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ये देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है। ये है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। देखिए एडेनिन और गुआनिन जो होते हैं ये प्यूरिन बेसिस हैं। ये 9 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है? पहले पोजीशन पाया जाता है, पहले, तीसरे, 7वें और 9वें पोजीशन पाया जाता है, ठीक है। ये जो है 6 साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल जो है 6 मेंबर रिंग होती है, सिंगल रिंग होती है। इसमें डबल रिंग है, फर्स्ट 1 2 1 2, लेकिन ये सिंगल रिंग है नीचे। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल में सिंगल रिंग है, 6 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। Now let us discuss about the nucleosides and nucleotides. न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात कर लें। अगर न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात की जाए
तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? व्हेन ए बेस इज कंबाइंड विद द शुगर मॉलिक्यूल थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। जब कोई बेस, चाहे वो एडेनिन हो, थाइमिन हो, साइटोसिन हो या ग्वानिन हो, जब कोई बेस शुगर मॉलिक्यूल से कंबाइंड करता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है तो इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है। व्हेन ए बेस इज अटैच्ड विद द शुगर मॉलिक्यूल थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस बेस बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। इन ए न्यूक्लियोसाइड फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर इज अटैच्ड विद द नाइट्रोजन एट 9 पोजीशन। न्यूक्लियोसाइड में जो शुगर का पहला कार्बन होता है, इन ए न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? जैसे कि हमने बताया, जब बेस शुगर से जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो शुगर का कार्बन नंबर 1, शुगर का जो कार्बन नंबर 1 होता है वह प्यूरिन बेस की 9वें नंबर कार्बन से जुड़ जाता है और पिरिमिडीन के फर्स्ट कार्बन से जुड़ जाता है। यहाँ लिखा है S1C। यस का मतलब है शुगर का पहले नंबर का कार्बन प्यूरिन के 9वें नंबर के कार्बन से जुड़ता है। शुगर का पहले नंबर का कार्बन पिरिमिडीन के पहले नंबर कार्बन से जुड़ता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड अटैच विथ फास्फेट थ्रू ईस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं हमेशा फास्फेट से जो है ईस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं और बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड। चूँकि न्यूक्लियोसाइड बन चुका है तो फास्फेट प्लस शुगर प्लस बेस तीनों मिलकर बना लेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फेट जुड़ जाएगा तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। चाहे तीनों हम अलग अलग जोड़ दें तब भी न्यूक्लियोटाइड बनेंगे और चाहे न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट जोड़ दें तब भी न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। क्योंकि बेस और शुगर मिलकर के जुड़ के बना लेते हैं न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जुड़ जाएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा बना लेंगे न्यूक्लियोटाइड। इन ए न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इज अटैच्ड विद द शुगर एट 5 कार्बन। न्यूक्लियोटाइड में जो फास्फेट होते हैं वो शुगर से 5वें नंबर कार्बन पर जुड़ जाते हैं। ये शुगर है नंबर 1 कार्बन, 3 कार्बन, 5 कार्बन। शुगर जो है, ठीक है, ये बेस से जुड़ जाती है। न्यूक्लियोटाइड फास्फेट इज अटैच्ड विद द शुगर एट 5 कार्बन। देखिए फास्फेट है, शुगर से 5वें नंबर कार्बन से जुड़ जाती है। अब आगे है कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड एक्चुअली क्या होते हैं? जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है दैट इज फॉर्म बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड्स बिटवीन द 3 OH ऑफ 1 शुगर टू द 5 कार्बन ऑफ द अनदर शुगर। ठीक है, होता क्या है? A phosphodiester bond is present between the 3rd carbon of 1 sugar and 5 carbon of the other sugar। चूँकि दोनों, देखिए, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में यह बॉन्डिंग होती है तो एक्चुअली होता क्या है? आर बिटवीन द सेकंड एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, अथवा दो अगल बगल स्थित न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इट मीन्स, इसका मतलब है कि 2 न्यूक्लियोटाइड, जिनको हम डाई न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, आर लिंक्ड थ्रू द 3' to 5' फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आपस में 3' to 5' फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से बंधे होते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है? बीच में शुगर है, इसके साथ बेस जुड़ेगा और ये फास्फेट जुड़ेगा। बेस, शुगर प्लस फास्फेट मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब क्या होगा? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ये जो तीसरा नंबर कार्बन है फर्स्ट शुगर का, ये फास्फेट के माध्यम से दूसरे शुगर के 5वें नंबर कार्बन से जुड़ रही है। ये फर्स्ट शुगर है, यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। ये बेस, ये शुगर और ये मिलकर के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। यह बेस, यह शुगर, ठीक है, और यह जो इधर का जो फास्फेट है
ये मिल करके जो है दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो फर्स्ट शुगर का 3 नंबर का कार्बन, दूसरे शुगर का 5 नंबर का कार्बन आपस में जो है मिल करके बॉन्ड बनाएंगे, इसको हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसलिए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ दिखाया जा रहा है। दीज आर फाउंड बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड। द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स, or you can say from the third carbon of one sugar and the 5th carbon of the another sugar। तो एक्चुअली होता क्या है, जो 3 OH होता है, फर्स्ट जो शुगर मॉलिक्यूल है उसकी 3rd कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो जा करके दूसरे शुगर के 5th नंबर कार्बन से जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। आगे कंटिन्यू करते हैं। द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो लेंथ होती है डीएनए मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है किस पर, लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड पेयर और बेस पेयर। डीएनए की लेंथ इस बात डीएनए की जो लंबाई होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसके अंतर्गत डीएनए की लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी पाई जाती है, अथवा न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर्स कितने होते हैं, अथवा उनके अंदर कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। जैसे बैक्टीरियोफेज में 5 × 1 74 हैज़ 5 3 86 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में जो है 48502 बेस पेयर पाए जाते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई में जो है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में जो है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। आगे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए में पाए जाते हैं उनको हम दिखा रहे हैं। जैसे अगर बेस एडेनिन होगा तो यहाँ पर लिखा है फार्मूला डी माने डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी और उसके बाद जो बेस होगा एडेनिन होगा। इस तरह से जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम है डीऑक्सी एडेनोसिन, और जब इसमें फास्फेट जुड़ जाएगा, पी माने फास्फेट, डी माने डीऑक्सीराइबोस शुगर और ए माने एडेनिन। जब फास्फेट डीऑक्सीराइबोस और एडेनिन जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, उसका नाम है डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको कहते हैं डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। इसी तरह ग्वानोसिन जी, डी क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, जी क्या है, ग्वानोसिन है। तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा डीऑक्सी ग्वानोसिन। जब फास्फेट से जुड़ जाएगा तो फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोस शुगर और ग्वानोसिन मिल जाएंगे तो बना लेंगे न्यूक्लियोटाइड, उसका नाम होगा डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट DGMP। उसको डीऑक्सी ग्वानो न्यूक्लिक एसिड भी कहेंगे। ठीक है, आगे है साइटोसिन। डी माने डीऑक्सीराइबोस शुगर से जब साइटोसिन जुड़ेगा तो बनाएगा डीऑक्सीसाइटिडीन। फास्फेट से जुड़ जाएगा फास्फेट, डीऑक्सीराइबोज और साइटिडीन, बना लेंगे डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट DCMP। डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड कहेंगे, बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। थाइमिन जो है डीऑक्सीराइबोज से जुड़ेगा DT, डी माने डीऑक्सीराइबोज और टी माने जो है थाइमिन, बना लेंगे डीऑक्सीथाइमिडीन। ये न्यूक्लियोसाइड है, वो थाइमिडीन भी कहते हैं। फास्फेट से जुड़ जाएंगे फास्फेट, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड थाइमिन, बना लेंगे डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट DTMP। डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह RNA में सेम सिचुएशन होगी, बस केवल एक अंतर होगा, इसमें यूरेसिल पाया जाता है बस। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी पाई जाती है। एडेनिन वाला सेम है, एडेनोसिन बनाएगा। ठीक है, आर का मतलब क्या है, राइबोस शुगर है। इस वहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर थी, यहाँ सब में राइबोस शुगर होगी। देखिए आर लिखा है। एडेनिन से जुड़ेगा, एडेनोसिन बना लेगा, न्यूक्लियोसाइड वही होगा।
न्यूक्लियोसाइड एडेनोसिन होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा एडेनोसिन मोनोफास्फेट। ग्वानोसिन से राइबोस शुगर जुड़ेगी तो ग्वानोसिन बनेगा, ग्वानोसिन मोनोफास्फेट बन जाएगा, उसको ग्वानिलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड बनेगा। साइटोसिन से राइबोस शुगर जुड़ेगा तो बनेगा साइटिडीन। फिर फास्फेट से जुड़ेगा, पी जुड़ रहे हैं यानी फास्फेट जुड़ रहे हैं तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। ये जो जब राइबोस शुगर से साइटोसिन जुड़ेगा यानी बेस से शुगर जुड़ेगा तो यहाँ बनेगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड है साइटिडीन। अब इसमें फास्फेट जुड़ जाएगा तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? साइटिडीन मोनोफास्फेट, साइटिडिलिक एसिड कहेंगे। यूरेसिल है, यूरेसिल क्या है? बेस है, राइबोस शुगर से जुड़ा, आर यू का मतलब आर राइबोस, यू यूरेसिल। जब राइबोस शुगर यूरेसिल से जुड़ेगा तो बनाएगा यूरिडीन। यूरिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जुड़ेगा, फास्फेट प्लस राइबोस शुगर प्लस यूरेसिल बनेगा यूरिडीन। यूरिडीन मोनोफास्फेट क्या है? यूरिडिलिक एसिड भी कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड है। बस आगे है इंपॉर्टेंट बॉन्ड जो पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड में। देखिए ये इंपॉर्टेंट बॉन्ड पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड में, 2-3 हैं। पहला बात तो कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है जो कि बेस और शुगर के बीच में पाया जाता है। दूसरा है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो 3rd कार्बन ऑफ 1 शुगर एंड 5 कार्बन ऑफ द अदर शुगर। तो तीसरे कार्बन एक शुगर के तीसरे कार्बन से दूसरे शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ के बीच में पाया जाता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, अथवा कहेंगे कि दो बगल में स्थित न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है किसके किसके बीच? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं साइटोसिन और ग्वानिन के बीच। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड पाया जाता है जो डीएनए को स्टेबिलिटी देता है, डबल हेलिक्स को। ठीक है। और दीज आर इनफैक्ट स्टैकिंग फोर्स ऑफ स्टैक बेस पेयर। कुल मिला के हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो है तो वो डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। प्रत्येक डीएनए जो होता है, ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ 2 एंड्स। प्रत्येक डीएनए में 2 एंड्स होते हैं। एक जो होता है सिर्फ 5 OH ग्रुप होता है, उसको कहते हैं 5 प्राइम एंड। दूसरे पे 3 OH ग्रुप होता है, उसको कहते हैं 3 एंड। डायरेक्शन ऑफ डीएनए हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, डाउनवर्ड होती है लेफ्ट साइड में, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है अपवर्ड होती है राइट साइड में। ठीक है। डायरेक्शन होता है जो डीएनए का हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है डाउनवर्ड ऑन लेफ्ट साइड, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपवर्ड होता है राइट साइड में। डायरेक्शन जो होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है डाउनवर्ड लेफ्ट साइड में, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है अपवर्ड साइड में होता है। डीएनए के डायरेक्शन के जस्ट रिवर्स होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। जैसे डीएनए का डायरेक्शन क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है। पहला स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का डायरेक्शन क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। So that's all about the introduction about the nucleic acid along with the chemical composition of nucleic acid. In the next lecture we will discuss about the Watson and Crick model of DNA. So thanks to all of you watching the video. Thank you.